नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और भारतीय नववर्ष वर्ष प्रतिपदा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और साथ ही इस प्रार्थना के साथ कि हम सभी पुनः उस वैभवशाली भारत को प्राप्त कर सके और उसकी कल्पना जो हमारे ऋषियों ने की थी उस महान भारतवर्ष को हम पुनः प्राप्त कर सके। चलिए अब विषय के ऊपर चलते हैं। विषय है आज अरस्तु। अरस्तु को आज हम जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके परिचय पे चलेंगे और उसके बाद इसकी किताबें और पद्धतियाँ। महत्वपूर्ण होती है किसी भी विचारक की किताबें और उसकी अध्ययन पद्धति, वो कैसे और किस प्रकार से अध्ययन करता है और किस प्रकार का सोच रख करके हमें जो है वो बताना चाहता है कि भाई मेरी ये सोच है। उन सब को हम तभी जान सकते हैं जब उसकी पुस्तक और उसके पद्धति को जान सकते हैं। तो आज का मुख्य टारगेट अपना जो है वो है उसकी अध्ययन पद्धति को जानना और उसकी किताबों को जानना। साथ ही ये जानेंगे कि वो कहाँ का था, क्या था, जो उसका सामान्य परिचय है उसको भी जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता है। ये बात मैंने शुरू से कही थी कि अरस्तु यानी ऐसे अरस्तु स्टार्ट होता है और ऐसे ही आगमनात्मक पद्धति शुरू होती है। और आगमनात्मक पद्धति का मतलब होता है विशेष से सामान्य, यानी एक विशेष उदाहरण देकर के फिर हम सामान्य बातों को स्पष्ट करें। तो वो क्या होती है? आगमनात्मक पद्धति। और ये पद्धति किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। और ये पद्धति अपने आप में वैज्ञानिक है, ये बात ही मैंने पहले बताया था। जैसे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का एक शुरुआती एक उदाहरण था। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा कहा जाता है कि सेब ऊपर से गिरा, बस इसी बात को देखा। सबसे पहले तो ये देखा गया कि सेब कैसे गिर गया। जब ये चीज देखी गई तो ये एक उदाहरण था और उसके बाद में बार बार जब प्रयोग किए गए तो वो सामान्य स्थिति तक लाने का प्रयास था कि हाँ, प्रत्येक चीज ऊपर से डालने पर नीचे गिरती ही है। यानी विशेष से सामान्य की तरफ आया गया। तो विशेष से सामान्य की तरफ आना आगमनात्मक पद्धति है और ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या बना दिया? राजनीति को विज्ञान बना दिया। ठीक है ना। अभी तक तो राजनीतिक दर्शन था, जब हमने प्लेटो पढ़ा तब तक तो क्या था? वो राजनीतिक दर्शन। लेकिन जैसे ही अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का राजनीति में प्रयोग किया, ये क्या बन गई? विज्ञान बन गई। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। इसमें एक प्रश्न जो पूछा था वो बता दूं पहले ही। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर उसके बाद में नीचे दिए जाते हैं कथन, क्यों कहा जाता है? तो उसमें नीचे दिए जाएंगे 4-5 कथन। उसमें सबसे सही कथन यही माना जाएगा कि उसकी जो आगमनात्मक पद्धति है उसके कारण से उसे राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। पॉलिटिक्स की जो किताब थी, ये किताब का जो महत्वपूर्ण पार्ट था वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किताब जो सबसे महत्वपूर्ण उसने लिखी थी, कई किताबें उसने और भी लिखी हैं। अरस्तु वो विचारक है जिसने ज्ञान के हर क्षेत्र में लिखा। आप साइंस में जाके पढ़ेंगे तो अरिस्टोटल के नाम से आपको पढ़ने को मिलेगा और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अरस्तु को पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसने राजनीति को एक विज्ञान बनाया और राजनीति पे जो लिखा वो पॉलिटिक्स नामक किताब में ही लिखा। इसके अलावा 2 किताबें और इसके रिलेटेड करती हैं जिन पे आगे हम जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बुक इसकी थी पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स के भी कई पार्ट थे, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें इसने बताई थी। वो भी हम जानेंगे कि किस पार्ट में क्या बताया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगली बात आती है कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान, सुपर साइंस कहा था। क्योंकि जो विज्ञान, ये कहें कि जो ज्ञान किसी पे शासन सत्ता करने का पावर दे दे या शासन सत्ता को हासिल करने का पावर दे दे, तो उससे बड़ा विज्ञान कोई नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा था? सुपर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान। क्योंकि इस विज्ञान के माध्यम से अन्य विज्ञानों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। ये राजसत्ता दिलाती है। ये विज्ञान क्या दिलाती है? राजसत्ता। और उसके अंडर फिर सब आ जाते हैं। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण है कि राजनीति को क्या कहा उसने? सुपर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान कहा। मैं फिर कह दूं, अरस्तु ने केवल राजनीति के क्षेत्र में काम नहीं किया था, विभिन्न क्षेत्रों में उसने काम किया था। राजनीति के अलावा भी बहुत से क्षेत्रों में जिसमें विज्ञान के बहुत से विषय हैं उन पे उसने काम किया था। लेकिन उन सारे विज्ञानों में सबसे सर्वोच्च विज्ञान किसे बताया? राजनीति को। आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि
एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको पहले समझेंगे तभी आगे बढ़ना उचित रहेगा। क्या कि आदर्शवाद क्या है या आदर्शवादी विचारक कौन होते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए कि आदर्श क्या है। अगर देखा जाए तो आदर्श व्यवहारिक जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता और न ही व्यवहार में कुछ आदर्श होता है। आदर्श क्या होता है? आदर्श वह है जिसमें कोई कमी ना हो, और व्यवहारिक जीवन में ऐसा कोई प्राणी अथवा ऐसा कोई वस्तु अथवा ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कोई कमी न हो। तो फिर वो चीज़ कहाँ होती है? वो होती है हमारी कल्पना में। कल्पना के अंदर जब हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं तो वहाँ हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। यानी विचार जगत में, विचार जगत यानी आइडिया का जगत जो है वो जगत है जहाँ कोई कमी नहीं होती, अर्थात विचारों की दुनिया में ही आदर्श संभव है और कहीं पर भी आदर्श संभव नहीं है। व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल नहीं, वैचारिक जीवन में निश्चित रूप से है। ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। दूसरी बात कि जो विचारक अपना विचार, तो पहली बात समझ में आ गई कि विचारों में सब कुछ है। जो विचारक अपना विचार अमूर्त विचारों से प्रारंभ करे, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण। अब विचारों में भी सबसे महत्वपूर्ण कि शुरुआत कहां से करे, विचार की शुरुआत कहां से करे? अमूर्त से। अगर मैं विचार की शुरुआत किसी मूर्त चीज से कर रहा हूं तो वो तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि मूर्त चीज में तो कमी हो सकती है। और मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें कोई कमी न हो। तो मेरे विचार की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? अमूर्त से, जो वास्तव में है नहीं, वहां से मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी। और अमूर्त कौन है? अमूर्त है वो ईश्वरीय तत्व या वो तत्व जो सृष्टि को संचालित कर रहा है। तो उस तत्व से वो शुरू करना चाहता है कि, यानी कहने का मतलब यह है कि अरस्तु ये कहता है कि वो विचारक आदर्शवादी विचारक है जिसकी सोच या जिसके विचार अमूर्तता से शुरू होते हैं। अमूर्त कल्पना से जो अपनी शुरुआत करता है वो विचारक आदर्शवादी विचारक होता है। राज्य और समाज को प्राथमिकता प्रदान करता है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद में, किसके बाद में? विचारों की बात के बाद दूसरा काम क्या करेगा आदर्शवादी विचारक होगा? वो राज्य को और समाज को, इन दो को प्राथमिकता देगा, ठीक है, और चाहिए पर बल देगा। अब यहां जो मैंने कहा कि राज्य और समाज, तो देखिए दोनों ही चीजें अमूर्त हैं। राज्य दिखता है कहीं आपको? नहीं दिखता। राज्य अमूर्त संकल्पना है। राज्य की का मूर्त रूप सरकार होती है। और फिर आता है समाज। समाज भी एक समूह है या संगठन है जो दिखता कहीं नहीं है, बस एक होता है, अर्थात एक संकल्पना है, एक विचार है, और ये कह सकते हैं हम कि वो एक अमूर्त संरचना है। तो ये सब जो है उनको प्राथमिकता में लेकर के चलता है। और तीसरी बात कि चाहिए पर बल देता है। चाहिए क्या है? जैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, सत्य बोलना चाहिए। तो जो चाहिए तत्व होता है वो तत्व किसको प्रदर्शित करता है? वो भी आदर्श को ही प्रदर्शित करता है। अर्थात जो चीज नहीं है, चाहे वो नहीं है, लेकिन वो होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तीन बातें आदर्श में आती हैं। क्या क्या आती है? सबसे पहली बात विचार, और विचारों में भी अमूर्त विचार से प्रारंभ होना चाहिए। दूसरी बात राज्य और समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी व्यक्ति या मैं, जैसे मानो मैं हूं तो मैं खुद से पहले किसको प्राथमिकता दूं? राज्य और समाज को, तब मैं एक आदर्शवादी विचारक हूं या आदर्शवादी हूं। तीसरी बात चाहिए पर बल देना चाहिए। ये तीन चीजें जहां होंगी या जिस विचारक के माइंड में होंगी वो विचारक कैसा होगा? आदर्शवादी विचारक होगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे विचारक राजनीति विज्ञान में कौन कौन से हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विचारकों के अंदर आता है आदर्शवादी विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हिगल, ग्रीन। ये वो आदर्शवादी विचारक हैं जिन्होंने विचारों की अमूर्तता से शुरुआत की, जिन्होंने राज्य और समाज को सर्वप्रथम माना, और जिन्होंने चाहिए पर बल दिया, क्योंकि ये तीन चीजें ही किसी को दार्शनिक, आदर्शवादी दार्शनिक बनाती हैं। तो इन विचारकों को याद कीजिए, प्लेटो, अरस्तु, जिनको हम पढ़ ही रहे हैं, प्लेटो पढ़ चुके, अरस्तु पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद रूसो, हिगल और ग्रीन। हिगल और ग्रीन दोनों एक ही विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, आसानी रहेगी, आगे भी आपके काम आएगा, ठीक है। दोनों को याद रखने का तरीका यह है कि हिगल में ग है ना, यही ग आगे जाकर क्या बन जाता है? ग्रीन बन जाता है।
तो हिगल और ग्रीन, ऐसे याद रह जाएगा। और लास्ट में रूसो हॉब्स लॉ रूसो में आखिरी विचारक आता है, तो वो आखिरी आकर के कहाँ बैठ गया, इन्हीं आदर्शवादियों में आकर के बैठ गया। इसलिए इस रूसो को भी आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्लेटो अरस्तु, उसके बाद हिगल ग्रीन और रूसो, ये वो 5 विचारक प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा भी हैं राजनीति विज्ञान में आदर्शवादी विचारक, लेकिन ये 5 प्रमुख हैं जिन्होंने अपनी सोच में आदर्शवादिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अरस्तु की पर्सनल जानकारी के बारे में। ये हमने जाना कि आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवादी विचारक कौन होते हैं, और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि अरस्तु एक आदर्शवादी विचारक है, क्योंकि उसने इसी दृष्टिकोण से अपने उन्हीं 3 चीज़ों के दृष्टिकोण से अपना आप को शुरू किया। उन 3 दृष्टिकोणों से अपने आप की जो सोच थी उसकी, उस सोच को उसने स्टार्ट किया। अब हम बात करेंगे कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या था। सबसे पहली बात, उसका जन्म कहाँ हुआ। ध्यान रहे कहीं प्लेटो की तरह आप एथेंस मत कर देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि स्टेजीरा स्थान नाम है। मतलब अरस्तु जो है वो क्या खाता है, जीरा खाता है, ऐसे याद रख सकते हो, या जहां पर जीरा खूब होता था वहां पैदा हो गया, ठीक। तो स्टेजीरा में शाही चिकित्सक के घर पे इसका जन्म हुआ था। प्लेटो का शिष्य था कौन, अरस्तु, ये तो क्लियर है क्योंकि प्लेटो के बाद हुआ था। सुकरात जो है प्लेटो का शिष्य था, सुकरात का शिष्य प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर, ऐसे क्रम था इनका। इसे यूनान की गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं। आगे चलते हैं, पर सिकंदर का गुरु निश्चित रूप से अरस्तु जो है उसका शिष्य कौन था, सिकंदर था। सभी जानकारियों का गुरु, ये बड़ी महत्वपूर्ण, सभी जानकारियों का भी गुरु था। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही कि जितने भी साइंस है ना, उन सब में अरस्तु पाया जाता है। सबका अध्ययन उसने किया था, सभी विज्ञानों का उसने अध्ययन किया, इसलिए हम कहेंगे कि सभी जानकारियों का क्या है, वो गुरु है। तुलनात्मक राजनीति का पिता, तुलनात्मक राजनीति का पिता इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने दुनिया के 158 संविधानों की तुलना की और उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया। द कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब लिखी थी इसने, उस किताब के अंदर 158 देशों की का जो संविधान है, उन संविधानों को आपस में तुलना की उसने, और तुलना करके और उनमें से बेस्ट संविधान निकालने का प्रयास उसने किया। एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था संविधानों का, वो इन्हीं 158 संविधानों के माध्यम से किया था। तो और अगली बात आती है लीशियम नामक संस्था। जैसे प्लेटो ने अकादमी स्थापित की थी, वैसे ही अरस्तु ने लीशियम नामक संस्था स्थापित की थी। ध्यान रहे, यहाँ कंफ्यूज खूब होते हैं बच्चे, ठीक है ना, लीशियम में और अकादमी में। ऐसे अरस्तु है, लेकिन अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति भी ऐसे स्टार्ट होती है, लेकिन उसकी अकादमी जो है ना वो नहीं है। ये ऐसे मत कर दिया करो, ठीक। वहां सीधे कहाँ आया करो आप, लीशियम, ठीक है। यानी अरस्तु जो है वो अपनी आगमनात्मक पद्धति को लीशियम में लेकर के आया। तो लेकर के आया कहाँ, अपनी स्कूल में लेके आया, लीशियम में, ठीक। तो लीशियम नामक संस्था की उसने स्थापना की थी। ये उसकी कुछ पर्सनल जानकारियां थी। मोटे रूप में अगर हम देखें तो इतना समझो कि स्टेजिरा में तो पैदा हुआ, प्लेटो के बाद आया, इसका मतलब प्लेटो का स्टूडेंट था, और फिर उसका स्टूडेंट कौन बना, सिकंदर, ठीक। मोटे रूप की बात इतनी है। अब उसके बाद की बात इतनी है कि जो उसने किया वो तो आगे भी हम पढ़ेंगे। जैसे तुलनात्मक अध्ययन किया उसने 158 संविधानों का, तो हम द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, और लीशियम नामक संस्था के बारे में भी आपको विशेष जानकारी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर बात आती है इसकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के ऊपर। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनमें द पॉलिसी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैंने लिखी है, इसको ध्यान से समझना। द पॉलिटिक्स नामक जो किताब है, जो कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है, और सबसे ये कह सकता हूँ सबसे, ये राजनीति विज्ञान का ही एक तरह से, अगर बहुत से विचारकों ने तो उसे राजनीति विज्ञान का बाइबल ही कह दिया, लेकिन इतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान का सार है, क्योंकि यहीं से फिर ये पॉलिटिक्स करने लगे इसको। उससे पहले तो हुआ ही नहीं किसका नाम। तो द पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिसी गलत लग गया, यहाँ इसे सुधार लेना, पॉलिस, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या शब्द है, मूल शब्द पॉलिस, ठीक है।
पोलिस का मतलब क्या हुआ? नगर राज्य। और इस पोलिस से ही फिर आगे जाकर क्या बना? पॉलिटिक्स बना। तो मूल शब्द क्या था? यूनान के अंदर जो नगर राज्य हुआ करते थे ना, उन नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। जैसे अपने यहाँ पर क्या था? नगर राज्य के रूप में अपने यहाँ पर भी कई राज्य थे, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, और इसी प्रकार से कछवाहा राज्यों का, और अलग अलग पूरे भारत, पूरे राजस्थान में ही इतने थे। तो आप सोचो कि पूरे भारत में तो कितने नगर राज्य हुआ करते थे, ठीक है, नगरों के राज्य, ठीक। तो खूब नगर राज्य थे, ऐसे पूरी दुनिया में नगर राज्य थे। उन नगर राज्यों को जो यूनान के थे, उन नगर राज्यों को क्या कहा जाता था? पोलिस कहा जाता था। और उन पोलिसों में जो कुछ हुआ करता था, उन नगर राज्यों में जो कुछ होता था, जो कार्य होते थे, निश्चित रूप से राज्य के संबंध में होंगे, राज्य को प्राप्त करने के संबंध में होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या कहलाए? पॉलिटिक्स कहलाया, वही राजनीति कहलाई। और उसी राजनीति के कारण से ये किताब उसने लिखी, द पॉलिटिक्स, ठीक। उसके बाद आती है बात द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हुआ संविधान। क्यों ये किताब इसने क्यों लिखी और कॉन्स्टिट्यूशन ही नाम क्यों दिया? क्योंकि उसने दुनिया के 158 संविधानों की तुलना की। ये फैक्ट भी याद रखना, 158, ठीक, 158 संविधानों की तुलना की। तो संविधानों की ना तुलना, इसलिए इस किताब का नाम क्या हो गया? द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में आती है नोकोमेनियन एथिक्स। यहां बात किसकी हो रही है? एथिक्स की। एथिक्स यानी दर्शन। और जब दर्शन की बात होती है ना, तो वहां मानव आत्मा की बात होती है, मानवीय आत्मा की बात होती है। क्योंकि दर्शन में मैंने कहा, दार्शनिक जब होता है तो उसे अमूर्त चिंतन करना पड़ता है, और अमूर्त चिंतन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है आत्मा। तो यहां पर भी उसने जब एथिक्स की बात की, निकोमेनियन एथिक्स, इसमें कुछ राजनीतिक तत्व उसने बताए। क्योंकि राजनीति के ऊपर इसने 3 ही किताबें लिखी है, ध्यान रखना। पहली पॉलिटिक्स, दूसरी द कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरी निकोमेनियन एथिक्स। ये 3 किताबें राजनीति पर लिखी उसने। राजनीति का इनमें कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अब उनमें देखिए तो ये बात तो पॉलिटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी समझ में आ चुका होगा। लेकिन ये जो एथिक्स वाला मामला है ना, इसमें इतना समझो कि उसने मानवीय आत्मा के तत्वों के माध्यम से उसने फिर राज्यों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो ये 3 किताबें राजनीति से जुड़ी हुई किताबें उसने लिखी थी। आगे चलते हैं। अगली बात आती है कि अन्य किताबें उसने कौन सी लिखी। राजनीति के संबंधित तो थी, वो तो हो गई। उनसे अलावा जो उसने किताबें लिखी जो कि हमारे काम की हो सकती हैं, हालांकि किताबें उसने और भी कई लिखी, लेकिन हमारे काम की कुछ हो सकती हैं जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो वो कौन सी हैं? तो द रेटोरिक, इनको सीधा याद रखना, ठीक है ना। तो द रेटोरिक मतलब अरस्तु की इस किताब को रट के रखना, रेटोरिक रह गया होगा याद, ठीक है, रट के रखना, रेटोरिक रह गया। दूसरी बात यूडिमिनियस एथिक्स, ये भी एथिक्स है। एथिक्स की 2 किताबें हो गई ना उसकी, ठीक है। एक तो निकोमेनियन यानी एक तो निका अच्छी तरह से, ठीक है, वो एथिक्स थी। दूसरी यूडिमिनियन एथिक्स। और तीसरी किताब इसके अंदर अन्य के रूप में हम देखें, ऑन द पाइथागोरस। पाइथागोरियंस की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था, प्लेटो ने भी पाइथागोरस से बहुत कुछ सीखा था। तो अरस्तु उसी का तो शिष्य था, ये भी निश्चित रूप से सीखता। इसलिए ऑन द पाइथागोरियंस ये किताब किसने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। यूडिमिनियस एथिक्स, तो एथिक्स में 2 हो गई, एक निकोमेनियन और एक यूडिमिनियन। रह याद, मिनियन है दोनों के दोनों, एक निको और एक यूडी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और द रेटोरिक में कोई दिक्कत है नहीं। इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं कि इनकी जो किताबें थी वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी किताब अरस्तु की नहीं है। तो हमें 6 किताबें तो कम से कम ढंग से याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि इनका संबंध राजनीति से, 3 का मुख्य रूप से सीधे राजनीति से है, और 3 बार बार पूछ ली जाती है, तो वो भी मैंने ढूंढ करके लिख दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति, किताबों की हम बात करेंगे अध्ययन पद्धति की। अध्ययन पद्धति मैंने पहले भी कहा कि किसी भी विचारक की पद्धति बड़ी जानकारी में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी पद्धति वैसे उसके आगे के कार्य, पद्धति पे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए पद्धति जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति के बारे में मैंने बार बार बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है ना। तो इसे वापस व्याख्या करना अच्छा नहीं है अब, ठीक है ना। ज़्यादा करूँगा तो फिर आप बोर हो जाओगे, लेकिन इतना मालूम होना चाहिए
कि विशेष से सामान्य। कौन सी होती है? आगमनात्मक। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति कौन सी होती है? ये सब की सब पद्धति किसने अपनाई? अरस्तु ने अपनाई। तो दूसरी कौन सी है? ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति में क्या? ऐतिहासिक पद्धति में आप ध्यान रखिएगा कि अरस्तु ने कहा कि इतिहास अपने आप को द्वारा कार्य कारण संबंध, कोई भी चीज के अंदर कार्य कारण संबंध पाया जाता है। कार्य, कोई भी कार्य है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो इतिहास में भी कोई भी कार्य हुआ था, उस कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य था। बस वो चीज दोनों जोड़ करके हमेशा व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा? जिससे आधुनिक समय में जो कुछ हम कर रहे होंगे उसमें भी हम क्या स्थापित कर पाएंगे? कार्य कारण संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो वो ऐतिहासिक पद्धति हमारे काम आई या नहीं आई? आ गई। कार्य कारण संबंध के लिए ऐतिहासिक पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आगे चलते हैं अपन। विश्लेषणात्मक या अवलोकनात्मक पद्धति। विश्लेषण या अवलोकन, किसी भी कार्य का विश्लेषण बहुत जरूरी है, उसका अवलोकन बहुत जरूरी है। उसको जाने बिना उसका विश्लेषण नहीं है। तो पहले तो उसको देखो और देखने के बाद उसका विश्लेषण करो, उसकी यानी अंदर से गहराई तक उसको जानने का प्रयास करो, फिर उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने से पहले आप उसको अच्छी तरह देखभाल करो। कोई भी विचार हो सकता है, कोई भी जो है दृष्टिकोण हो सकता है, उन सब के लिए उसने बात कही। ठीक है, तो तीसरी उसकी पद्धति है अवलोकनात्मक और विश्लेषणात्मक। फिर उसके बाद चौथी पद्धति है तुलनात्मक। तो क्लियर है आपके सामने, 158 संविधानों की उसने तुलना की थी, तो निश्चित रूप से उसका विचार, उसकी जो पद्धति है वो निश्चित रूप से कैसी थी? तुलनात्मक थी। अगली चीज लास्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी? अब आप कहोगे सर सबसे महत्वपूर्ण तो आप बार बार कौन सी बता रहे हो? आगमनात्मक। तो फिर अब कौन सी रहेगी सबसे महत्वपूर्ण? देखिए, आगमनात्मक पद्धति केवल अरस्तु को वैज्ञानिक बनाती है, क्योंकि आगमनात्मक पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है और अरस्तु ने अपनाई, इसलिए हम उसे क्या कह देते हैं? राजनीति विज्ञान का पिता। लेकिन उसकी जो स्पेसिफिक चीज जो उसे अरस्तु बना देती है, जो उसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक बना देती है, वो पद्धति है सोद्देश्यात्मक पद्धति। सोद्देश्यात्मक का मतलब कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, यूं ही कोई कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य हो इस धरती पर वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। ये बात कौन कहता है? अरस्तु। और इसे स्पष्ट करने के लिए बहुत सी चीजें बताता है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सोद्देश्यात्मक पद्धति, जिसे टेलियोलॉजिकल पद्धति भी कहते हैं, किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। पहली बात, कोई भी वस्तु बनी है ना आज तक, उस वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। दूसरी बात, चूंकि देखो ये दार्शनिक है, आदर्शवादी है, ये बातें हम अच्छी तरह जान रहे हैं, तो ये बातें भी सारी दार्शनिक ही करेगा। हालांकि ये वैज्ञानिक हुआ, ये राजनीति वैज्ञानिक है और विज्ञान के दृष्टिकोण से सोचता है, क्योंकि इसकी पद्धति आगमनात्मक है। लेकिन एट लास्ट तो ये आदर्शवादी है, और जो आदर्शवादी है वो अमूर्त चिंतन पे बेस करता है। तो इसलिए निश्चित रूप से क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित है। अगली बात, संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, जैसे बीज से पहले वृक्ष की कल्पना। संपूर्ण की कल्पना पहले। अरस्तु क्या उदाहरण देता है, उस उदाहरण को पहले समझो। देखो, वो ये कहता है कि जैसे एक कारीगर है और उसे कहा जाए कि आप कुछ बनाइए, तो आपसे पहला प्रश्न वो क्या पूछेगा? क्या बनाऊं? तब आप बताएंगे कि एक टेबल बनाओ, तब वो कहेगा आपको कि इतनी बड़ी लकड़ी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब तक संपूर्ण की कल्पना उसके माइंड में नहीं आ जाए ना, तब तक वो उस शुरुआती चीज की कल्पना नहीं करेगा कि मुझे वो लकड़ी कितनी चाहिए, वसोला चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, या और कोई मेरे को औजार कौन सा चाहिएगा नहीं चाहिएगा। वो सब बातें बाद की है। पहले क्या करनी पड़ेगी? संपूर्ण की कल्पना। जब संपूर्ण की कल्पना हो जाएगी ना, उसके बाद में सब कुछ चीजें आएंगी। हालांकि उसने फिर एक उदाहरण के माध्यम से उसे और भी ज्यादा स्पष्ट किया, जो हम जानेंगे। एक लाइन मैंने आखिरी लिखी है, लेकिन इतना आप समझ लीजिए, इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ करके चलना कि संपूर्ण की कल्पना पहले, यानी एक वृक्ष की कल्पना पहले और बीज की कल्पना बाद में। ठीक है। राज्य व्यक्ति से पहले, ये बात इसी के माध्यम से वो आगे बात कहता है क्या, कि राज्य व्यक्ति से पहले है।
पहले आप राज्य की कल्पना करो, व्यक्ति तो बाद में आएगा। ठीक, तो इसलिए वो कहता है कि जब मनुष्य पैदा होता है ना तो राज्य में पैदा होता है। कभी भी व्यक्तियों से राज्य बनेगा ये तो बाद की बात हो गई, ये तो संभव ही नहीं है। राज्य व्यक्ति से पहले आया है। व्यक्ति तो जब भी पैदा होता है तो राज्य में पैदा होता है। तो इसलिए वो कहता है इसी आधार पर, मतलब ये ऊपर वाली जो बात है ना, कौन सी, संपूर्ण की कल्पना पहले, तो वो यही बात है क्या, राज्य की कल्पना पहले और व्यक्ति की कल्पना बाद में। फिर अगले क्या कहता है वो, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी राज्य पहले आया, मनुष्य बाद में आया। लेकिन ध्यान रहे, मैं स्पष्ट कर दूं ये बात, सिर्फ कहाँ हो रहा है ये सब कुछ, ये सारी बातें क्या हैं, ये काल्पनिक हैं। मैंने कहा ना ये आदर्शवादी और दार्शनिक चिंतन है, तो दार्शनिक आधार पर ये सब कुछ सही है और दार्शनिक आधार पर ही राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में आया। अगर क्रम से देखेंगे, उत्पत्ति के क्रम से, तो निश्चित रूप से व्यक्ति पहले और राज्य बाद में है। लेकिन एक दार्शनिक और एक चिंतनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य पहले आया। ठीक, उसके बाद में हम देख लेते हैं ये अंतिम लाइन है, इसके माध्यम से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। स्वदेशात्मक पद्धति का जो विस्तृत अभिप्राय जो उसने उस उदाहरण के अंदर दिया था वो कुछ इस प्रकार से है। लकड़ी है, निर्माण के यंत्र हैं, ये पहले से पड़े होंगे, कहीं भी कुछ भी पड़े होंगे। ठीक, मेज का विचार आया, फिर ये तो लकड़ी पड़ी है, ये निर्माण के यंत्र पड़े हैं, वो पड़े हैं, पड़े कुछ नहीं कर सकते वो। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि मेज का पहले क्या आएगा माइंड में, विचार आएगा, और फिर क्या बनेगी, मेज का क्या होगा, फिर निर्माण होगा। तो महत्वपूर्ण चीज है विचार, अन्यथा तो सब कुछ पड़ा रह सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। विचार सब कुछ है, विचारों से बहुत कुछ हो सकता है। इन सब पद्धतियों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्लेटो की स्वदेशात्मक पद्धति जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उद्देश्य होता है। ठीक है ना, वे उद्देश्य के बिना कोई चीज नहीं बनी, बिना उद्देश्य कोई चीज है ही नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के निश्चित रूप से वो आई हुई है। कोई भी चीज अगर हो सकती है या कोई भी कार्य हो सकता है, तो इस प्रकार से स्वदेशात्मक पद्धति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी पद्धतियां, एक बार इनको वापस से ध्यान से समझ लीजिए। हालांकि समझा तो मैंने दिया, लेकिन याद रख लेना आप इनको। कौन कौन सी, आगमनात्मक जो कि साइंटिफिक मेथड है, ऐतिहासिक, अवलोकनात्मक और विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और स्वदेशात्मक। तो इस प्रकार से आज इतना ही पढ़ाएंगे। थोड़ी तबीयत भी नरम है, एकदम से पढ़ा दूंगा तो मेरे भी कुछ दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा, और कुछ मैटर भी तैयार नहीं कर पाया मैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लंबी भी होगी, और निश्चित रूप से अब कोर्स को अपन जल्दी खींचेंगे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।